भारत ने फ्रांस को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है। मतलब फ्रांस को भारत ने पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में 5वीं अर्थव्यवस्था बना है विश्व। ठीक है, आगे चलिए। यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार की यदि वैलिडी वोट 1/6 वोट आवजम प्राप्त नहीं होता है, मतलब औसत प्राप्त नहीं होता है, तो उसका जन्मत राशि जब्त हो जाती, सॉरी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जब्त जमानत राशि को कहा जाता है संचित निधि। मतलब वो जमानत राशि उसकी कहाँ जाती है? संचित निधि में, आकस्मिक निधि में, वित्त मंत्रालय के पास, आरबीआई के पास। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि मान ले चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, उसमें अगर कोई चुनाव में वोट बहुत कम पाता है, उसकी आकस्मिक निधि समाप्त हो जाती है। इसमें इसलिए प्रावधान बनाया गया है कि सभी लोग अपने आप को एलिजिबल बना लेते थे चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए ऐसा किया गया। यह जो जाएगा सीधे जो है आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप संचित निधि पे लगभग 52% है, आरबीआई पे 16% ने लोगों ने यहाँ पर लगाया था, जबकि आरबीआई के पास ही जाएगी। ठीक है, कोई भी धन अगर सरकार का सीधे जाएगा वो आरबीआई के पास। संचित निधि जो होती है, संचित निधि आरबीआई के पास होती है, मतलब एक तरह समझिए। और यहाँ से संचित निधि से फंड निकाला जाता है, जो नेता होता है तो खर्चा करते हैं। ठीक है, आगे चलिए देख लीजिए कितना सटीक उत्तर लगाते हैं सब लोग। ठीक है, हमसे भी गलत होता है। आगे चलिए। भारत नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेंट महेंद्रगिरी किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेंट महेंद्रगिरी किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? देखिए यहाँ प्रोजेक्ट, ये कहाँ गया है? प्रोजेक्ट 17A, जो प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेंट महेंद्रगिरी किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, गलती हो जाती कभी कभी, ठीक है, लेकिन सही था ये। हाल ही में जोहान्सबर्ग घोषणा खबर की थी। हाल ही में जोहान्सबर्ग घोषणा खबर की थी, इसका संबंध किससे है? ब्रिक्स सदस्यता विस्तार, विश्व व्यापार संगठन मंच विकास, अफ्रीका देशों को सब्सिडी प्रदान करना, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय समझौता। यहाँ नहीं, दोनों है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे था ब्रिक्स सदस्यों का विस्तार। ये जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग घोषणा खबर की थी, इसका संबंध किस देश से है? ब्रिक्स सदस्यता विस्तार से। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नहीं है कि मैं गलत लगा दे रहा हूँ, इसके लिए आता नहीं। ठीक, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजन में लग जाते हैं। ठीक है, सही भी हो जाता है। हालोगापरा गिब्बन अभयारण्य जो हाल ही खबरों में रहा, किस राज्य में है? अब देखिए, जैसे ये सब क्वेश्चन है सीधे एग्जाम में आते हैं और सीधे कंफ्यूजन सीधी होती है, और ऐसे ही पेपर आते हैं और रियलिटी है आते हैं। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि पूछेगा भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रहिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत रहिए। ठीक है, आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन। और इसको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, कहीं कई जगह पे काट काट के छोटा छोटा ला के उसके बाद इसको लगाया जाता है। ठीक है, चलिए यह था असम में। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है। कितना? 61% लोगों ने लगाया है। गलती आप लोगों ने, क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पे एक जगह भी है हालोगापरा गिब्बन अभयारण्य। यहाँ गिब्बन जगह अरुणाचल में, लेकिन आसाम में है। ठीक है, एकदम उसके एकदम जस्ट बगल में है, ये असम वाले पार्ट में है ये वाला राष्ट्रीय अभयारण्य। आगे चलिए। हाल ही में खबरों में देखी गई कोकबोरोको भाषा किस राज्य में बोली जाती है? हाल ही में खबरों में देखी गई कोकबोरोको भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ये अब यहाँ से बहुत कंफ्यूजन है कि नहीं? बताइए, आप लोग बताइए कौन सा होगा, हम भी लगा दे रहे हैं।
त्रिपुरा। देखिए मिजोरम में लगभग 39% लोगों ने मारा था। ठीक है, इसलिए हम भी सोचे इस पे लगाएं, लेकिन तो त्रिपुरा सही है। ठीक है, कोक बोरोको भाषा किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा। ठीक है, हाल ही में सरकार ने देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की व्यवहार जानने के लिए समिति का गठन किया। समिति के नेतृत्व किसके द्वारा किया जाए? प्रहलाद जोशी, अमिताभ बच्चन, रामनाथ कोविंद जो है ना, इन्हीं द्वारा किया जाएगा। इस सब का सही है। उसमें भी कुछ लोग गलत कर डाले। ठीक है, आगे चलिए। देखो का क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन या FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खाद्य और कृषि संगठन या FAO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ रूबी सिन्हा कुछ और है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर लिख भी दे रहा है, समझ लीजिए आप लोग। क्यू डोंगियू को FAO महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ रूबी सिन्हा थी इससे पहले। ठीक है, अनंत का विलोम है। देखो यहाँ पे अब आ गया ना पेट वाला क्वेश्चन, तगड़ा वाला। अनंत का विलोम है अनादि। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि, आदि, शांत, अंत। अनंत का आदि, शांत सोच रहे थे शांत लगाने, लेकिन सही है शांत। आगे चलिए। यहाँ पे देखिए, इसको हमने किया था। हाल ही में खबरों में रहा गिलबर्ट पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिलबर्ट पहाड़ी है महाराष्ट्र में स्थित है। गिलबर्ट पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। G20 कार्य धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथन, इनमें से 3 ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक और एंगेजमेंट ग्रुप, इन सभी में विभिन्न देशों के सरकारों के सदस्य B20, C20, L20 फाइनेंस ट्रैक का हिस्सा है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल एक। यहाँ पे देखो G20 कार्ड धारकों के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। इनमें से 3 ट्रैकर्स हैं। 3 ट्रैकर्स फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक और एजेंट ग्रुप, ये जो है यही है। यहाँ ये बता देंगे कभी B20 भी, ये सब बता देंगे किसी दिन। आगे चलिए। दिल्ली में हो रहे G20 बैठक में यह कौन सा नंबर की बैठक है? दिल्ली में हो रही जो बैठक G20 की, ये 18वें नंबर की बैठक है। और इसको मैं भी सही मारा था। ठीक है, दुनिया में कितने प्रतिशत आबादी G20 देश में रहती है? भारत में दुनिया की 65, मतलब जो जितने देश थे G20 में 20 देश, उसमें से 65% आबादी जो थी इसमें सम्मिलित हुए, मतलब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हुए थे भारत। और ये बहुत लंबा प्रोसेस था G20 का। आप इस पर खबर बना देंगे तो शायद देखने वाले की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, और नहीं उसमें हमको देखने और ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि समस्या यहाँ पे ये रहती है कि लोग सोचते हैं कि यार ये क्विज हमारा निकाल के कर रहा है, लेकिन जहाँ यहाँ पे कॉपीराइट नहीं लगता, क्योंकि देखिए क्विज जो है रोज़ देना पड़ता है सबको, और मैं भी देता हूँ क्विज, कहीं से ढूंढ के देता हूँ। इसलिए मैंने अपना सोचा कि रोज़ रोज़ डेली चैनल पे और रोज़ क्विज चलता है, मैं रोज़ अपना क्विज भी दूँगा 1 घंटा, उसके बाद इसी तरह से वीडियो भी बना के डाल दूँगा, जैसे आप लोगों को भी सुविधा। अगर सही हमारा विचार सही लग रहा है तो आप लोग चलिए एकदम फॉलो करिए चैनल को, और रोज़ ऐसा क्विज हमारे साथ करिए, देखते हैं क्या होता है। और अच्छे क्वेश्चन देखिए, मैं ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन अच्छी वेबसाइट से निकाल करवाता हूँ, जो कि पेपर में आने के चांस 99% रहते हैं। ठीक है, और लगभग ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में फंसते हैं भाई। जो गलत था वही चलत था, कहते हैं ना, इसलिए ऐसा हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीका संघ को G20 के अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीका संघ के अध्यक्ष का क्या नाम? अफ्रीका संघ के अध्यक्ष का क्या नाम है? अज़ाली आसमौनी।
असमौनी। यहाँ पे देख लो कुछ लोग कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। एनएसओ के ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 10 वर्ष में हमारे देश की खेती बाड़ी में देश के सकल घरेलू आय को मिलने वाला हिस्सा 48% से घटकर 37% रह गया है। देखिए ये सब इसलिए हम नहीं बताते हैं कि इसमें लोग, बहुत से ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि आप सरकार के विरोध में बात करते हैं, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, जो वास्तविकता है तो उसमें क्या 40 से 37 हो गया, 40 कहाँ, 46 से 37, 48 से 37 हो गया, रियलिटी है। ठीक है, यहाँ पे छोड़िए, जाने दे, सबसे काम मतलब है। ठीक है, आगे हम लोग अपना क्विज करें। ठीक है, वो सब कुछ छोड़ दें। चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है। चर्चा में रहा मोजेक ने किस फसल को प्रभावित किया है, टमाटर को। और टमाटर खूब चर्चा में रहा। अब समझ लो, टमाटर इतना ज़्यादा तीव्र चर्चा में रहा कि टमाटर पे जो ये मोजेक वायरस है, इसने टमाटर को 200 रुपये किलो तक पहुंचा दिया। टमाटर पे बाउंसर लगे थे, याद हो जाएगा मुझे का टमाटर। ठीक है, आगे चलिए। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अब्दुल कादरी बदायूनी ने। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अब्दुल कादरी बदायूनी ने। ठीक है, औरंगजेब दारा सिखों के मध्य हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य हुआ था। और ये जान लीजिए, दोनों भाई ही हैं, भाई भाई लड़ गए हैं। चलिए, इसलिए इसका नाम धर्मत है, नहीं, जगह थी धर्मत। मुगल काल में जिला क्या कहलाता था, सरकार। मुगल काल में जिला सरकार कहलाता था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली प्रचलित थी। हल की संख्या। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धति में कौन सा भू राजस्व वसूली प्रचलित थी। हल की संख्या मतलब हल की संख्या कितनी, उसी में देखो गला बख्शी, कानून जब्त, ये सब थी। जब्त की दूसरी चीज है ना। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के राजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। राजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। आप पूछ सकते हैं कि राजवाह क्या होता है। शहाब नहर को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीरी चित्रकारी नहीं है। जहांगीरी चित्रकारी नहीं है अब्दू मसद। देखो यहाँ उस्ताद मसूर और जो हसन है, ये सब जहांगीर के राज दरबार में थे, लेकिन अब्दुल समद जो है इसके राज दरबार में नहीं था। ठीक है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि के ध्यान हटाकर चित्रधारा नहीं, एल्बम और वैतायतिक रूप चित्र पर अधिक जोर दिया। वैतायतिक पे अधिक जोर दिया था। जहांगीर ने वैतायतिक चित्र जो वैतायतिक चित्र रूप में अधिक ज़्यादा जोर दिया था। हिमायूं ने, सॉरी, जहांगीर ने दिया था, हिमायूं ने नहीं दिया था। ठीक है, जहांगीर बहुत ज़्यादा चित्रकारी का मतलब समझ लो उसको पसंद है चित्रकारी। ठीक है, 54% लोगों ने जहांगीर पे दिया, 22 ने हिमायूं, 17 अकबर, 7 शाहजहां। ठीक है, सोच लीजिए आपका अगर 100 पोस्ट थी तो उसमें से 50 लोग कैसे बाहर हो गए। ठीक है, उसके बाद वहाँ से 50% में लड़ाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कुछ है, पेट उट वाला भी है। भारतीय सतत विकास लक्ष्य सूचांक एसडीजी इंडेक्स कौन जारी करता है। भारतीय सतत विकास सूचांक एसडीजी कौन जारी करता है। आप देखिए यहाँ एसडीजी कौन जारी करता है, नीति आयोग को प्रधानमंत्री ने 2015 में नरेंद्र मोदी ने बनाया था। ठीक है, नीति आयोग किसका, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उसको खत्म करके, उसी को खत्म कर। अच्छा, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक आ चुकी हैं, कमेंट करके बताइए। G20 में अफ्रीका यूनियन में को शामिल करने के बाद पड़ने वाले प्रभाव से संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। G20 में अफ्रीका यूनियन को शामिल करने के बाद पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अफ्रीका को
देखिए कह रहा है ना G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अफ्रीका यूनियन के सदस्य वैश्विक व्यापार वित्त और निवेश में को निवेश नई दिशा देगा। G20 के भीतर अफ्रीका संघ के हितों को दृष्टिकोण पर विचार करना असंभव होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, है तो मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन भाई सब कुछ देंगे, ठीक है, टाइम से वक्त आएगा। हिंदी दिवस के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद में से लिया गया है। हिंदी का 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा हिंदी हिंदी नाम दिया गया। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में सिंध नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया। 14 सितंबर 1993 को देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। हम लोग देवनागरी आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1993 को मनाया जाता है। रियल बताइए। 53 14 सितंबर 1993 को देवनागरी लिपि के रूप में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विश्व 180 से अधिक यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसमें 45 सिर्फ अमेरिका में है। समझ रहे हो, ये लोग भारत में हिंदी में लगभग 45 यूनिवर्सिटी नहीं, अगर 45 कुछ तो होगी। 180 से अधिक यूनिवर्सिटी हिंदी पढ़ाई जाती है, रियलिटी है, जिसमें से 45 यूनिवर्सिटी सिर्फ अमेरिका में है। स्पेनिश मॉडर्न अंग्रेजी के बाद हिंदी पूरे विश्व में चौथी बोली जाने वाली सबसे भाषा है। सरकार सही नहीं है। यूएई ने अपने यहाँ हिंदी का दूसरा ऑफिशियल अदालती भाषा के रूप में अपनाया है। अच्छा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया। अच्छा और सूर्य नमस्कार यहाँ यूएई ने नहीं, ये इंग्लिश में किया था, समझ लीजिए। विश्व में 180 से अधिक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसमें से 45 सिर्फ यूनिवर्सिटी सिर्फ अमेरिका में है। स्पेशल मंदारिन, ये मंदारिन कहाँ की है, चाइना की। अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व में चौथे स्थान पे बोली जाती है। अच्छा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दकोश को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। ठीक भैया, क्वेश्चन तो हम बहुत तगड़े तगड़े लेके आए हैं, ठीक है, इनसे आप मिलेंगे तो मज़ा आएगा क्वेश्चन देख के। आ रहा ना। गूगल द्वारा अपने सर्च इंजन में हिंदी की शुरुआत किस वर्ष में शुरू की गई थी। गूगल द्वारा अपने सर्च इंजन में हिंदी की शुरुआत कब की गई थी। 2012, 2009। देख लीजिए, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सब यहाँ लोड हो रहा है, उसके बाद ट्रिक लग रहा है, दोबारा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2009। गूगल द्वारा अपने सर्च इंजन में हिंदी की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी। 2009 से। आगे चलिए। निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। हिंदी की पहली कविता अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। असत्य बात करना है। हिंदी भाषा के इतिहास का पुस्तक लिखने वाला पहला लेखक फ्रांसीसी लेखक ग्रेमिक्स टैसी था। हिंदी भाषा के इतिहास का पर पुस्तक लिखने वाला पहला लेखक एवं एक फ्रांसीसी लेखक ग्रेमिक्स टैसी था। उपरोक्त कथन दोनों कथन असत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। कह रहा है कि असत्य खोजना है। दोनों कथनों में तो सत्य है ना। ठीक है, आगे चलिए। ये तो पेपर हुआ है, आगे चलिए। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से निर्धारित संबंधित है। देखो, उपस्थित 2000 यूपी पीसीएस 2019 में आया था और पेट में आएगा इस बार। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। हरा शैवाल, नीला शैवाल, भूरा शैवाल। ठीक है, नीला हरा शैवाल। ठीक है, ये यहाँ पे गलती की देखो, चांस कितना है, 12, 18, 4। ठीक है,
वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश के सीधे संचालित होता है। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, कार्बन चक्र। फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। देखिए इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन था, लेकिन कार्बन चक्र सही है। ठीक है, कार्बन चक्र वही जो सूर्य के प्रकाश पड़ता है पेड़ पे, पेड़ से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यही प्रक्रिया है। ठीक है तो अच्छा चीज। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। देखिए क्वेश्चन जितने सब जेन्युइन क्वेश्चन है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक रूप से जो नहीं पाई जाती है, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, बताइए। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्साइड NO2। चलिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। पृथ्वी पे अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, बताइए। घास के खेतों से। हर सवाल से होती है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला विषय था यहाँ पे। घास के खेतों से, यहाँ घास का खेत होता ही नहीं है सवालों से। ठीक है, भारत द्वारा भूमि रक्षण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। 2000 भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। प्रोसेसिव जूलियो फ्लोरा नामक पादप हराय क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है। प्रोसेसिव जूलियो फ्लोरा नामक पादप हराय क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है। ये क्वेश्चन जेन्युइन है। ठीक है, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसके क्षेत्र में होता है, वहाँ के जैव विविधता को कम करने लगता है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिस क्षेत्र में होता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। देखिए भाई, आज के समय में कीटनाशक और ये जिस क्षेत्र में होता है वहाँ के जैव विविधता को कम करने लगता है। निम्नलिखित में बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिकारी बाघ आवास। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिकारी बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। क्रांतिकारी बाघ आवास में सबसे ज्यादा, यहाँ बहुत कंफ्यूजन यार, तीनों एक का जैसे हैं, कार्बेट, सुंदरबन और नागार्जुन। चलो ठीक है, ये रणथंभौर लगाते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। निम्नलिखित में बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिकारी बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। सबसे बड़ा क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। श्रीशैलम के पास सबसे बड़ा क्या है, बाघ क्रांतिकारी बाघ आवास है। अब भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ्स। भारत की जैव विविधता, देखो जैव लिखा, ठीक, जैव, ठीक है, जय मत समझना। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ्स कॉपर स्मिथ बारबेटा, ग्रैंड चिट बिनिवेट और व्हाइट थ्रोट रेड स्टार्ट क्या है। ग्रेचिड बिनवेट, व्हाइट थ्रोट रेड स्टार्ट क्या है। ये भाई क्वेश्चन आते हैं तब हम करवा रहे हैं। ठीक है, देख लिया, IAS 2020 में आया है और तुम कर हमको थोड़ा देना है। अरे यार बेवकूफ, जब क्वेश्चन एक बार आ जाता है उसके बाद फिर अगली बार फिर आता है, यही प्रक्रिया बार बार चलती है। अब देखिए आया ना, तो ये क्वेश्चन आगे जब आएगा
तो ये पेट में आएगा, फिर यूपीपी में आएगा, फिर सीजीएल में आएगा, मतलब देखो यहाँ से गया ये सीजीएल में आएगा, सीजीएल के बाद फिर ये सीएचएसएल में, एमटीएस में, फिर नीचे होता डाउन होता चला जाएगा, काहे कि ये चर्चा में चलना शुरू कर देता है। ठीक है, देखो ये क्या है, प्राइमेट्स नहीं, सरीसृप नहीं है, पक्षी है। देखिए सोचो, प्राइमेट में लगभग 44% लोगों ने लगाया है। ठीक है, उसके बाद पक्षी पे 10% लोगों ने पक्षी पे लगाया है। ठीक है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो है मुकुंदर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव। ठीक है, देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि भाई जैसे कि लोग आप लोग डीमोनेटाइज हो जाते हैं इसलिए मैं जो क्वेश्चन होता है सीधे करवाता हूँ, और मैं किसी चीज़ का सहारा नहीं लेता, सीधा करवाता हूँ। आप भी देखिए मुझसे भी गलत होता है, सबसे गलत होता है, लेकिन करते करते आ जाता है एक समय ऐसा होगा कि सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? टोडो नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में बोले जाने वाली भाषाओं में लोथा क्या है? लोथा एक है। देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है? टोडो नीलगिरी क्षेत्र में रहती हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है। भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्व भारत में रहती है। भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्व भारत में रहती है। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या रहती है, जब उत्तर पूर्व में लगा दे रहे हैं तो कैसे निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? देखिए यही सही नहीं होना चाहिए, कारण कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। ठीक है, भारत में जनजातियों का निर्धारण क्या आधार है? भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार है? सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, भाषा तथा बोली, आर्थिक स्तर, संस्कृत विशेषीकरण और विभिन्न आवास। सामाजिक रीति रिवाज की भिन्नताएं, भाषा तथा बोली, आर्थिक स्तर। भारत में जनजाति के निर्धारण का क्या आधार? सामाजिक रीति रिवाज और भिन्नताएं, भाषा की बोली, आर्थिक स्तर, संस्कृत विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ठीक है, मांगनियर के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय, मांगनियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय मध्य भारत के पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत में अपनी शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पश्चिम भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि लग जाता है तुक्का, नहीं भाई तुक्का नहीं लगता है, पढ़े तो एक बार पढ़े हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी लगता है दोनों एक जैसे हैं तब गलत हो जाता है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा आपको हीरो बनना चाहता हूँ, कहें कि मैं बहुत अच्छा करूँगा तो आपको लगेगा इसको सब आता है, बहुत अच्छा कर रहा है, मैं भी आप जैसा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से करता हूँ जिसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए तो आप भी करें हम भी करें, आप लोग देखिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगना चाहिए, कहें कि अभी तक ऐसा कोई नहीं किया जो मैं कर रहा हूँ। सीधे क्विज को यूट्यूब पे ले आना आसान काम नहीं है, बहुत रिस्क के बाद आया है। हाँ, निम्नलिखित जनजाति तथा संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेल नहीं है? निम्नलिखित जनजाति तथा संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? टोडा केरल देखो भी हम टोडा के बारे में बताए थे तुम लोगों को। टोडा कहाँ की है? असम की है, अरुणाचल की है। भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है।
मोरी बिंदी डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा के एक उप विभाग है? मोरी बिंदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, मोरी बिंदी डेल्टा बंगाल डेल्टा के विभाग जो सुंदरबन वाले डेल्टा में है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है सभी। देखो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सहायक नदी है कामेंग, तिस्ता, लोहिता, दिबांग। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामेंग, तिस्ता, लोहिता, दिबांग। दिबांग किसको बोलते हैं? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कावेरी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। कावेरी का उद्भव आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कावेरी का उद्भव कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, बहुत कुछ होता है यार, कितना दें। हाल ही में नुखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया था? उड़ीसा में नुखाई उत्सव मनाया गया था। कर्क रेखा भारत में कितने जिलों से होकर गुजरती है? और ये और 35 कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से होकर गुजरती है? जिले थे, राज्य नहीं था बाबू। 35 जिलों से होकर गुजरती को हमने राज्य पे लगा दिया। ठीक है, गलती हो गई, यहाँ जिला है ना। ठीक है, जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 35 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 35 जिलों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में द्रुम का पर्यायवाची है। द्रुम मतलब बाग, उद्यान, पर्ण। द्रुम, यहाँ द्रुम पढ़ रहना चाहिए, नहीं है, वृक्ष है। द्रुम का पर्यायवाची वृक्ष है। 1564 में राव चंद्रसेन में कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी, अब बताइए कौन बताएगा? राम सिंह ने चंद्रसेन के विरुद्ध 1564 में राव चंद्रसेन में कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? राम सिंह ने। इतिहास की रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध मालदेवी की पत्नी उमदेव की रियासत, इसको आप लोग खर्च से करके बताइए। धन्यवाद।